Welcome student. I am Parvez Ahmed, Assistant Professor, Department of Economics, HR College, Umnaur Sar. Today, we are going to discuss remaining part of current Finance Commission report, that is the 15th Finance Commission report. 15th Finance Commission report जो है BA Part 2 Economics Honors के स्टूडेंट के लिए है और पेपर फ्रॉम पब्लिक फाइनेंस से है। और ये जो फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट है, अभी जो करेंटली 15वां फाइनेंस कमीशन का रिपोर्ट मिस्टर NK सिंह द्वारा, चेयरमैन जो NK सिंह हैं उनके द्वारा पार्लियामेंट में फरवरी 1, 2020 को टेबल पे रखा गया। और ये एक वर्ष के लिए फाइनल रिपोर्ट जिसे हम लोगों ने कुछ डिस्कस किया है वो 2021 और 2020 और 21 के लिए है। और जो फाइनल रिपोर्ट होगा, सेकंड रिपोर्ट, वो 30 अक्टूबर 2020 को सौंपा जाएगा। जो अभी 30 अक्टूबर आने वाले 30 अक्टूबर 2020 को फाइनल रिपोर्ट सौंपा जाएगा और वो ड्यूरेशन होगा 2021 से 2026 के बीच का। अब हम लोगों ने कल के क्लास में डिस्कस किया था कि डिवैल्यूएशन ऑफ टैक्सेस टू द स्टेट बाय द सेंटर, जिसमें हम लोगों ने कुछ क्राइटेरिया डिस्कस किया जिसके बेसिस पे अलग अलग शेयर स्टेट को दिया जाता है। तो एक था इनकम डिस्टेंस, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, और उसके अलावा फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी, और उसके साथ साथ हम देखे थे एरिया होता है, पॉपुलेशन है, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस है, टैक्स एफर्ट है, फॉरेस्ट कवर है, ये सब एरिया होते हैं। लेकिन इस एरिया के बारे में हम लोग कैसे ये काउंटिंग किया जाता है, कैसे निकाला जाता है, इसको आज हम डिस्कस करते हैं। जो क्राइटेरिया है टैक्स डिवैल्यूएशन टू द स्टेट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, उसको एक बार डीपली डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि सिर्फ परसेंटेज जान ले तो उससे नहीं होगा, हमें ये भी जानना ज़रूरी होता है कि किस क्राइटेरिया को कैसे हम डिफाइन करेंगे। अब वो क्राइटेरिया इस तरह है। इनकम डिस्टेंस का क्या अर्थ होता है? फाइनेंस कमीशन में जो टैक्स का स्टेट को डिवैल्यूएशन सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा होता है, यानी दिया जाता है शेयर, वो इनकम डिस्टेंस के आधार पे जो 45% रखा गया है 15वें फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट में, जो 2020-21 के लिए है, उसको कैसे मतलब इनकम डिस्टेंस को हम डिफाइन करेंगे। तो let us discuss income distance. Income distance is the distance of the state's income from the state with highest income. The income of the state has been computed as average per capita GDP during the 3-year period between 2015-16 to 2017-18. यहाँ पे क्लियर है, इनकम डिस्टेंस का अर्थ ये होता है कि जो सबसे हाईएस्ट जो जीडीपी जिस स्टेट का एवरेज जीडीपी 3 सालों का होगा, उससे जो स्टेट को हमें टैक्स देना है इनकम डिस्टेंस के आधार पे, उस स्टेट का 3 वर्ष का जो जीडीपी पर कैपिटा इनकम जो है, एवरेज पर कैपिटा जीडीपी, स्टेट जीडीपी, और जो हाईएस्ट स्टेट है जिसका जीडीपी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मैक्सिमम है, उसके, और जिस स्टेट को हमें फंड प्रोवाइड कराना है उसके ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो 3 सालों के लिए 2015-16, 16-17, 17-18 के लिए जो होगा, उस बेस पे हम इनकम डिस्टेंस निकालेंगे। और स्टेट विथ लोअर पर कैपिटा इनकम वुड बी गिवन अ हायर शेयर टू मेंटेन इक्विटी एमंग स्टेट्स। लेकिन यहाँ देखने की बात है, इनकम डिस्टेंस का मतलब ये नहीं हुआ कि अगर ज़्यादा इनकम डिस्टेंस हो तो हम उसको कम फंड देंगे। यहाँ पे ये देखा जाता है कि जिस स्टेट का जो इनकम डिस्टेंस अधिक है और लोअर पर कैपिटा इनकम जिस स्टेट का होगा, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा शेयर देगी। किसके लिए? टू मेंटेन इक्विटी एमंग द स्टेट, यानी कि रीजनल इक्विटी की बात करेंगे, क्षेत्रीय समानता की बात करेंगे, तो उस लोअर इनकम पर कैपिटा इनकम वाले स्टेट को ज़्यादा से ज़्यादा फंड सेंट्रल गवर्नमेंट कोशिश करती है प्रोवाइड कराए। तो यहाँ इनकम डिस्टेंस का अर्थ समझ गए। अब अगला पॉइंट है डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, यानी कि जो
टैक्स डिवोल्यूशन टू द स्टेट है उसका एक क्राइटेरिया डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस है। जैसा कि हम जानते हैं डेमोग्राफिक का अर्थ होता है पॉपुलेशन से संबंधित जो परफॉर्मेंस है। तो यहाँ पे डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस को पहले हम डिफाइन कर लें किस तरह हम लोग करते ये करेंगे, एनालाइज करेंगे। The terms of reference of the commission required it to use the population data 2011 while making recommendation. Accordingly, the commission used only 2011 population data for this its recommendations. यानी कि जो डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस है इसमें जो हमारा फिजिकल या फाइनेंशियल जो ये है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा टैक्स का वो इस तरह होगा। डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस कर रहा है फाइनेंस कमीशन कहा है कि जो सबसे पहले हमें क्या हमें पॉपुलेशन जो 2011 का जो डेटा है सेंसस 2011 उस डेटा को देखते हुए हम टर्म्स ऑफ रेफरेंस लेंगे और कमीशन यूज ओनली 2011 पॉपुलेशन डेटा फॉर इट्स रिकमेंडेशन। और ये जो कमीशन है फाइनेंस कमीशन 2011 के सेंसस को ही रिकमेंडेशन के लिए उसको कंसर्न करेगी और यूज़ करेगी। The demographic performance criteria has been introduced to reward effort made by state in controlling their population। यहाँ पे क्लियर है कि डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस में डेटा देखा जाएगा 2011 का सेंसस 2011 का, क्योंकि अभी जो सेंसस आएगा 2021 में आएगा तो 11 वाला करंट जो डेटा है सेंसस का वो भारत सरकार और फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंड किया उसी को यूज किया जाएगा। और इसमें देखा जाएगा कि डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस यानी कि पॉपुलेशन कंट्रोल करने में क्या इफ़िशियंसी रहा है, कैसा उनका एफर्ट्स रहा है उस स्टेट का। जिस स्टेट ने पॉपुलेशन कंट्रोल करने में अच्छी अचीवमेंट हासिल की है उसको फंड ज़्यादा दिया जाएगा। It will be computed by using the reciprocal of the total fertility ratio of each state scaled by 1971 population data। यानी कि यहाँ पे जो पॉपुलेशन का जो कंट्रोल का डेटा हम निकालेंगे तो टोटल फर्टिलिटी रेशियो हर स्टेट का उसका रेसिप्रोकल निकाल कर रेशियो निकाल कर 1971 के अकॉर्डिंग देखेंगे किस स्टेट का परफॉर्मेंस अच्छा रहा, किस स्टेट का पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ा है। जिस स्टेट का पॉपुलेशन कम बढ़ा होगा उसको ज़्यादा से ज़्यादा फंड गवर्नमेंट प्रोवाइड कराएगी। यानी इनकम डिस्टेंस और डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस दो चीज़ें हम लोगों ने डिफाइन कर लिया। और इसमें ये देखा गया है इनकम जिस स्टेट का इनकम डिस्टेंस ज़्यादा होगा लोअर पर कैपिटा इनकम होगा उस स्टेट को ज़्यादा फंड मिलते हैं। लेकिन डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस में ये देखा जा रहा है जिस स्टेट का पॉपुलेशन कंट्रोल पे ज़्यादा बेहतर तरीके से हो रहा है उस स्टेट को मोटिवेट किया जाएगा और उस बेस पे स्टेट को टैक्स डिवोल्यूशन टैक्स शेयर बांटा जाएगा। स्टेट विथ लोअर फर्टिलिटी रेशियो विल बी स्कोर्ड हायर ऑन दिस क्राइटेरिया। इसमें ये देखा गया है जो स्टेट मिनिमम जो जन्म दर या एक तरह से फर्टिलिटी रेशियो रखे गए उस स्टेट को ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर्स मिलेंगे यानी पॉइंट मिलेंगे। टोटल फर्टिलिटी रेशियो इज a specific year is defined as the total number of children that would be born to each woman if she were to live to the end of her child bearing years। यहाँ देखा गया है टोटल फर्टिलिटी रेशियो भी देखा जाएगा। उसमें ये देखा जाता है कि एक महिला अपने जो बच्चा जन्म देने के लिए उत्पादन जो क्षमता है उसमें अगर जिंदा रह रही है उस समय कितना बच्चा एवरेज जो जन्म दे सकती है। यानी जन्म दर एवरेज टोटल फर्टिलिटी रेशियो ये कहता है कि एक औरत अगर बच्चा देने की जो उसका एज होता है रियल एज क्षमता उस एज तक अगर जीवित रहे तो एवरेज कितना टोटल बच्चा का जन्म होगा उसी को टोटल फर्टिलिटी रेशियो कहा जाता है। एंड गिव बर्थ टू द चिल्ड्रन इन अलाइनमेंट विद द प्रिवेलिंग एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट्स। और इसी को टोटल फर्टिलिटी रेशियो का नाम दिया जाता है।
अगला पॉइंट है यानी कि इनकम डिस्टेंस हो गया, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस हो गया। अगला है टैक्स एफर्ट्स। ये भी कहा जाता है कि जिस स्टेट, जो अलग अलग स्टेट भी टैक्स कलेक्ट करती है और वहाँ से टैक्स कलेक्शन होता है, तो उसी को टैक्स एफर्ट्स का नाम दिया जाता है और इसको हम इस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं। This criteria has been used to reward states with higher tax collection efficiency। यानी कि टैक्स एफर्ट्स में ये जो क्राइटेरिया है वो यूज़ किया जाता है उस स्टेट को इनाम देने के लिए, लाभ देने के लिए, जो बहुत ही बेहतरीन इफ़िशिएंट तरीके से ज़्यादा हायर टैक्स कलेक्शन कर सकती है। उस स्टेट को रिवार्ड दिया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। इट हैज़ बीन कंप्यूटेड एज द रेशियो ऑफ द एवरेज पर कैपिटा ऑन टैक्स रेवेन्यू एंड एवरेज पर कैपिटा स्टेट जीडीपी ड्यूरिंग द 3-year पीरियड बिटवीन 2014, 15, 16, 17 एंड 15-16। यानी कि 2014-15, 2016-17, 2015-16 इन तीनों वर्ष में जो ये टैक्स का पर कैपिटा स्टेट का एवरेज पर कैपिटा स्टेट जीडीपी है, उसका 3 साल में जो टैक्स कलेक्शन है उसका रेशियो जो होता है उसी को हम टैक्स एफर्ट्स के रूप में मेज़र करते हैं। और जो स्टेट ज़्यादा टैक्स एफर्ट्स लगाती है, इफ़िशिएंटली ज़्यादा टैक्स कलेक्ट कर रही है, यानी रेशियो उसका ज़्यादा होगा, तो जीडीपी के अकॉर्डिंग, उसके जीडीपी से, तो उसको हम बेहतर मानेंगे और इफ़िशिएंट मानेंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट उसको ज़्यादा पॉइंट देती है इस टैक्स एफर्ट्स स्केल पे। अगला पॉइंट है फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी। यानी कि हम जानते हैं कि जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ हमारा जो जंगल नष्ट हुए और साथ में पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित हो गया है। जो बैलेंस था माउंटेन, रिवर्स, ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स और इनवर्स का, वो कहीं ना कहीं टूटता चला जा रहा है और इस इकोलॉजिकल जो डिसबैलेंस हो रहा है उससे तरह तरह के प्रॉब्लम इस वर्ल्ड को फेस करना पड़ रहा है। कभी ग्लोबल वार्मिंग, कभी फ्लड, कभी सुनामी, कभी अर्थक्वेक और कभी क्लाउड बर्स्ट। उसके साथ साथ बहुत सारे नेचुरल डिजास्टर्स हो रहे हैं। तो हमें और जीने लायक पृथ्वी, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, शुद्ध हवा नहीं मिल रहा है। तो फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी का भी एक महत्वपूर्ण 15th फाइनेंस कमीशन में स्केल या स्टेट को टैक्स देने के लिए रोल रहेगा। तो this criteria has been arrived at by calculating the share of dense forest of each state in the aggregate dense forest of all the state। मतलब जितना ऑल स्टेट का डेंस फॉरेस्ट है उसका उसके जो उससे हम तुलना करेंगे जो स्टेट का जो डेंस फॉरेस्ट स्टेट का जो शेयर है, तो मतलब जो स्टेट का फॉरेस्ट डेंसिटी का जो शेयर है एग्रीगेट डेंस फॉरेस्ट ऑफ ऑल द स्टेट से, उससे तुलना करेंगे जिसका अच्छा फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी मैनेजमेंट में ये है, ये अच्छा निकल कर आ रहा है आउटपुट रिजल्ट्स, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा इस स्केल में पॉइंट मिलेंगे और उसको फंड प्रोवाइड होंगे, क्योंकि इकोलॉजिकल बैलेंस भी बहुत ज़रूरी है। तो आज हम लोगों ने ये देखा कि कल जो फाइनेंस कमीशन का जो क्राइटेरिया है उसको डिस्कस किया। फाइनेंस कमीशन कब बना, कौन चेयरमैन थे, तो एन.के. सिंह जो थे वो चेयरमैन इसके रहे और एन.के. सिंह जो रिकमेंडेशन अपना पार्लियामेंट में पुटअप किया फरवरी 1, 2020 को किया और ये 2021 और 2026 के लिए अक्टूबर 30, 2020 में वो पुटअप करेंगे फाइनल रिकमेंडेशन। फर्स्ट रिपोर्ट जो था फरवरी 1, 2020 को रिकमेंड किया गया, वो 2020-21 के लिए था। और इस रिकमेंडेशन के में जो स्टेट को टैक्स का शेयर दिया जाता है वो 42% से जो घटाकर कर दिया गया 41%। इसलिए 1% कम किया गया क्योंकि जो ये एक तरह से जो हमारे यहाँ धारा 370 हटे तो उससे यूनियन टेरिटोरीज बने जम्मू एंड कश्मीर एंड
लद्दाख, तो उनको वो 1% फंड सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड कराया जाएगा। और कुछ क्राइटेरिया डिस्कस किया था उसमें, क्राइटेरिया फॉर डिवोल्यूशन ऑफ टैक्स फॉर 2020-21। तो उसमें देखा था इनकम डिस्टेंस पे, पॉपुलेशन पे, और फिर एरिया पे, फॉरेस्ट इकोलॉजी पे, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस पे, टैक्स एफर्ट्स पे, 15th फाइनेंस कमीशन में कितना शेयर मिलेगा वो डिस्कस किया गया था। तो इनकम डिस्टेंस पे था 45%, पॉपुलेशन 2011 पे था 15%, और एरिया पर 15%, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी पे था 10%, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस पे 12.5%, टैक्स एफर्ट पे 2.5%। तो इन सब का आज हम लोगों ने ये क्राइटेरिया पे कितना मिल रहा है वो तो कल हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज हम लोगों ने डिस्कस किया इनकम डिस्टेंस को कैसे करते हैं। तो इनकम डिस्टेंस ये है कि किसी हाईएस्ट जो स्टेट जीडीपी जिस स्टेट का है उसका, और जो जिस स्टेट को हमें टैक्स पे करना है उसका जो स्टेट जीडीपी है उसका तुलना करते हैं, और जो डिस्टेंस आएगा वो 3 वर्ष के लिए उसमें रिकमेंड किया गया है। तो उस 3 वर्षों में मतलब कितना कितना ये होगा। और सबसे पहले उन 3 वर्षों में किस कौन कौन से वर्ष थे, 2015-16, 16-17 और 2017-18। और इन 3 वर्षों में जो पर कैपिटा GSDP, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हाईएस्ट जो इनकम स्टेट है उससे, और जो इस स्टेट को शेयर पे करना है, शेयर देना है, उसके अंतर को देखा जाता है। और इसमें कहा गया है कि लोअर पर कैपिटा स्टेट जिसका होगा, लोअर पर कैपिटा इनकम वाले स्टेट को ज़्यादा से ज़्यादा फंड दिए जाएंगे, और हायर शेयर इसलिए दिया जाता है उन्हें जो स्टेट लोअर पर कैपिटा इनकम में आएंगी उनको इसलिए हायर शेयर दिया जाता है क्योंकि हर देश में रीजनल इक्विटी और स्टेट इक्विटी की बात करना है, हर स्टेट को बराबर मौका देना है आगे बढ़ने के लिए, तो उसको हायर शेयर मेंटेन करने के लिए दिया जाता है। और एक है डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, जिसमें हम टोटल फर्टिलिटी रेट और एक तरह से टर्म ऑफ रेफरेंस 2011 का सेंसस है, और जिस स्टेट ने पॉपुलेशन कंट्रोल में अहम रोल प्ले किया है उसको इस क्राइटेरिया में ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट दिए जाते हैं। टैक्स एफर्ट्स में वाले क्राइटेरिया में भी जो स्टेट ज़्यादा टैक्स इफिशिएंटली कलेक्ट करती है उस स्टेट को 3 साल लगातार 3 वर्षों तक 2014-15, 2015-16, 2016-17, इन 3 सालों में जो स्टेट ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स कलेक्ट कर रही है तो उस स्टेट को इफ़िशिएंट माना जाता है। और वो जो पीरियड है एवरेज पर कैपिटा स्टेट जीडीपी से उसका जो टैक्स एफर्ट है, कलेक्शन है, उससे मतलब उसी स्टेट का जो एवरेज पर कैपिटा स्टेट जीडीपी होगा उससे तुलना कर लेंगे, और तुलना करने के बाद जो स्टेट अच्छा परफॉर्म करेगी उसको ज़्यादा से ज़्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स में शेयर देती है, पॉइंट देती है। और अगला है फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी, यानी कि इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी, इसको ध्यान में देखते हुए फॉरेस्ट कवर, डेंस फॉरेस्ट कवर में जिस स्टेट का शेयर ज़्यादा है उसको प्रमोट करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, क्योंकि इन्वायरमेंट और इस पृथ्वी अर्थ को सस्टेनेबल बनाने के लिए फॉरेस्ट और इकोलॉजी का बैलेंस होना ज़रूरी है। पॉपुलेशन से बढ़े, इंडस्ट्री बढ़े तो हमारे देश वर्ल्ड का जो सस्टेनेबिलिटी है वो निगेटिवली इम्पैक्ट करेगा। और तो इसीलिए फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी में जो अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं जिस एरिया में, जिस स्टेट को, उसको ज़्यादा से ज़्यादा फंड टैक्स शेयर के रूप में पॉइंट देते हुए दिया जाता है। तो इसी के साथ आज इस क्राइटेरिया को डिस्कस कर लिया। कल के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे 15th फाइनेंस कमीशन के जो रिकमेंडेशन है उसमें ग्रांट्स इन एड का क्या क्या प्रोविज़न है या रिकमेंडेशन है, सजेशंस है। थैंक यू।